हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड होंगे। आप लोग क्लास 10th की एग्जाम पास करके क्लास 11th में अपना एडमिशन कराए हैं। जब आप लोग क्लास 11th में एडमिशन ले रहे थे तब आपको अपने करियर ऑप्शन को चूज करने का अपॉर्चुनिटी मिला होगा। कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम में गए होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स में आए हैं, कुछ बच्चे आर्ट स्ट्रीम में गए होंगे। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या फिर साइंटिस्ट बनना था, वो साइंस स्ट्रीम को चूज किए होंगे। कुछ बच्चे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उन्होंने जनरली आर्ट स्ट्रीम को प्रीफर किया होगा। अब बात करते हैं आप लोगों की। आप लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, किसी को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, किसी को कंपनी सेक्रेटरी बनना है, किसी को कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है और खुद का बिजनेस शुरू करना है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है या फिर किसी कॉरपोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइनेंस सेक्टर में काम करना है। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में। अब आप लोगों ने कॉमर्स रख लिया है तो आपके मन में एक क्वेरी आ रही होगी कि सर, कॉमर्स में हम लोग को क्या सब पढ़ने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले इस क्वेरी को मैं सॉल्व करता हूं। कॉमर्स में आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे जो आपके कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी, इंग्लिश और जो भी अपने लोकल लैंग्वेज है वो अपने आप सेलेक्ट किए होंगे तो आपको वो सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे। बट हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो कॉमर्स में आपको सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी, जिसे हम लेखांकन के नाम से जानते हैं। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है बिजनेस स्टडी। उसे हम बोलते हैं व्यावसायिक अध्ययन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, जिसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, यानी कि आप खुद का नया स्टार्टअप शुरू करने में एक्साइटेड है, तो आप इकोनॉमिक्स के बदले एंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं। तो आइदर वे आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, या दूसरा ऑप्शन है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करने को आपको मिलेगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की। आज से जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। तो आज हम लोग पूरा अकाउंटेंसी की चर्चा करने वाले हैं। 10th तक आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। बट मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि अकाउंटेंसी का यूज आप बचपन से करते आए हैं अनजाने में। अब आपके मन में ये क्वेरी आ रही होगी कि सर, मैंने अकाउंटेंसी का नाम ही क्लास 11th में सुना है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि क्लास 11th से पहले बचपन से ही हम लोग अकाउंटेंसी का यूज कर रहे थे। तो चलो हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते थे। मान के चलो आप बचपन में किसी खिलौने की दुकान में गए होंगे और आपको पता था कि खिलौना बेचने वाले अंकल हमको तब तक खिलौना नहीं देंगे जब तक कि हम अपने मम्मी पापा से पैसा लेके उनको नहीं दे देते हैं। यानी कि आपको पैसा देना पड़ेगा, बदले में आपको खिलौना मिलेगा। यही तो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का जो थीम है इसी से तो शुरू होता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। यही तो है कि आपको एक रिसोर्स मिल रहा है तो आपको दूसरा रिसोर्स देना पड़ेगा, तभी आपको रिसोर्स, कोई भी सा भी रिसोर्स मिलेगा। यही अकाउंटिंग का थीम है। तो चूंकि अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है मनी।
आपका अकाउंटेंसी मनी के आसपास ही घूमता नजर आएगा। जहां पे मनी नहीं है, कोई सा भी एक्टिविटीज, कोई सा भी काम जहां पे हम उसे मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका अकाउंटिंग संभव नहीं है, उसका अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। यानी कि कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी काम जिसका संबंध मनी से है, उसका ही केवल अकाउंटिंग होगा। इसीलिए मनी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में। और मनी के बारे में क्या चर्चा करना, बच्चों से लेके अभी तक तो आप लोग मनी का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि मनी का यूज क्या है और मनी का इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही मजेदार लगने वाली है, क्योंकि आपका इसका फाउंडेशन बचपन से ही तैयार कर दिया गया है। ये सब्जेक्ट आपको मोर प्रैक्टिकल मिलेंगे, लेस थ्योरी। थ्योरी का कुछ पोर्शन होगा भी तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, हर एक थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। तो इसीलिए आपको कोई सा भी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपको अगर प्रैक्टिकल अप्रोच पता है तो आप थ्योरी साथ साथ समझते जाएंगे। और अगर किसी बच्चे को थ्योरी याद करनी पड़ती है, इसका मतलब आप ठीक से प्रैक्टिकल को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी। हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे, बट उसको प्रैक्टिकल नजरिए से, प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको समझेंगे। तो चलो आज की अकाउंटिंग की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जरूरत क्यों हुई, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसकी बेसिकली दो ही ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए अकाउंटिंग की जरूरत हुई। सबसे पहला, पैसा का हिसाब किताब डायरी में नोट करके रखना। अब देखो, मान के चलो कि आप एक बिजनेस के चौकीदार हो और आपका काम है जो भी पैसा से संबंधित लेन देन होते हैं, जो भी पैसा से संबंधित एक्टिविटी होते हैं, उसको डायरी में नोट करके रखना। डायरी आज के जमाने में कंप्यूटर का रूप ले ली है, यानी कि जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखना। यही तो एक अकाउंटेंट का काम होता है, जो मनी से संबंधित लेन देन को क्या करती है, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखती है। दूसरा, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि हम अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारी प्रॉफिट कितनी है उसको जानने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड रहना जरूरी है। तो ये बेसिकली दो चीज के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अब देखो, मैंने पहला बताया कि पैसा का हिसाब किताब डायरी में रखना। आप एक अकाउंटेंट हो तो आपका काम क्या है, जो भी मनी से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा, ये पता लगाना कि कमाई कितनी हो रही है, प्रॉफिट में है भी कि नहीं है, अगर प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है। तो ये तभी पता चल सकती है अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हमारा इनकम कितना है, हमारा एक्सपेंसेस कितना है। तो जब आपको प्रॉफिट जानना होगा, आप इनकम को टोटल कर लोगे, एक्सपेंसेस को टोटल कर लोगे और नेट निकाल लोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बेसिकली इन दो जरूरतों को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। पहला तो पैसा का हिसाब किताब रखना, और दूसरा हम कितना कमा रहे हैं या कमाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी के लिए अकाउंटिंग की जरूरत हुई। चलो
अब आप लोग साथ में नोट करते जाओ, नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग की जरूरत दो कारणों से हुई। पहला तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, पहला डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे मनी रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम केवल उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी में उसको वैल्यू कर सके। रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। दूसरा जरूरत क्या है कि एक बिजनेसमैन को यह पता करना जरूरी है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। टू नो द परफॉर्मेंस, टू नो द बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी उसको पता करना है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या, वो प्रॉफिट में है या घाटे में चल रही है, उसके पास कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अब इसको याद नहीं करना, इसको पहले समझना है कि ये प्रोसेस क्या होता है। अब देखो, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पहले एक्टिविटीज तो समझा दीजिए, बाद में प्रोसेस समझाइएगा। बिल्कुल, एक्टिविटीज का मतलब होता है कि कोई सा एक सिंगल काम, ठीक है, कोई सा भी एक एक्टिविटी, कोई भी सिंगल एक्टिविटी, यानी कि कोई सा भी एक सिंगल काम, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है एक्टिविटी। अब चलो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कि मैं आपको बोलता हूं कि बाबू हमें एक कप चाय बना के पिलाओ। अब देखो, चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो क्या होगा, गैस को जलाना पड़ेगा, ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद क्या करोगे, आप पतीला चढ़ाओगे, ये भी एक्टिविटी है। उसके बाद पानी डालोगे, पानी को थोड़ा गर्म होने दोगे, उसके बाद उसमें चीनी डालोगे। तब जब थोड़ा सा पानी खौलने लगेगा तब आप चाय पत्ती डालोगे, तब जाके आपका चाय तैयार होगा। अब देखो, चाय बनाना क्या एक एक्टिविटी है। आप बोलोगे नहीं सर, चाय बनाने में तो बहुत सारे एक्टिविटीज इंवॉल्व हुए। तो जब बहुत सारे एक्टिविटीज एक सिस्टमैटिक ढंग से इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जब आप किसी एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एक्टिविटी को फॉलो करते हो, तब वो एक प्रोसेस बन जाती है। तो इसीलिए चाय बनाना क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो इसीलिए यहां पे हमको बोला गया है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इसका मतलब अकाउंटिंग में बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आपको आई होप प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटी, जहां बहुत सारी एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, तो अकाउंटिंग हमारी प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स।
अब देखो बच्चों, मैं आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि अकाउंटिंग की जरूरत ही हुई डे टू डे मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अब चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। देखो हर एक वर्ड का एक अलग चैप्टर बना है जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्म, जो कि हम लोग इस चैप्टर को खत्म होने के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को खत्म होने के बाद वो चैप्टर शुरू करने वाले। बट मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझा देता हूं, जिससे कि आपको इस डिफिनीशन को याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब कोई सा भी लेन देन, कोई सा भी लेन देन। अब एक बिजनेस में जब बिजनेस का ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में, वो भी एक लेन देन है। किसी दूसरों से पैसा लेके बिजनेस में पैसा लगाता है, वो भी लेन देन है। गुड्स खरीदता है, गुड्स को बेचता है, ठीक है, अपने स्टाफ को सैलरी देता है, अपने मकान का किराया देता है, बिजली बिल देता है, ये सब सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं। तो जो सा भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस, ये तो आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब बताओ, क्या जैसे मन हो वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे कि एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। किसमें? इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सिस्टमैटिक मैनर क्यों? जैसे मर्जी हो वैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमको सिस्टमैटिक मैनर में ही रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? तो देखो बच्चों, मैं समझाता हूं। आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दे के आए हो, सबका रिजल्ट आया है। जो बच्चे क्लास 10th में डे बाय डे रूटीन फॉलो करते होंगे, अपने एक स्टडी का टाइम टेबल बना लिए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, हमारी कौन सी वीक पॉइंट है, उन बच्चे को रिजल्ट भी अच्छा मिला होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टडी का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना लिया। ठीक उसी तरह अगर अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड किया जाए, सिस्टमैटिक का मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप, तो वहां पे क्या होता है कि गलती होने का चांस, कोई क्लेरिकल मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। और अगर गलती होने का चांस कम हो जाता है तो हमारे जो इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं अकाउंटिंग से, वो बिल्कुल करेक्ट आते हैं, सही आते हैं, ट्रू होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन सही मिलते हैं अकाउंटिंग से, तो मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में आसानी होता है। और अगर मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाता है तो बिजनेस की सक्सेस क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी हो वैसे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करने के लिए तो हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जो हम क्लास 11th और क्लास 12 में सीखने वाले हैं। चलो, तो क्या ये डिफिनीशन को आपको अभी तक याद करने की जरूरत पड़ी? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब? सर प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटी, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इंवॉल्व हो। और एक्टिविटीज मतलब कोई सा भी काम, कोई सा भी काम, जब बहुत सारे काम स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। बिल्कुल सही। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में। वेरी गुड।
अब आगे बात करते हैं कि accounting is a process of recording of business transaction in a systematic manner in terms of money, in terms of money। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग में। जहां मनी नहीं होगा वहां अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। हम केवल उसी लेन देन का अकाउंटिंग कर पाएंगे जिसे हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें केवल उसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा जिसे हम मनी के टर्म में, ठीक है, वैल्यू कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का डिफिनीशन क्या हुआ? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब क्या यहीं पे खत्म हो गया? नहीं सर, आपने तो यहां पे दो चीज बताया था कि केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को केवल रिकॉर्ड करना ही जरूरत नहीं है, बिजनेस का परफॉर्मेंस भी जानना जरूरी है। तो इस डिफिनीशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ एंड एनालिसिस रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और दूसरा बिजनेस के रिजल्ट को एनालिसिस करना। बिजनेस के रिजल्ट को यानी कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानना कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। अब यहां पे देखो, इस चीज को समझो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलेगा। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए देखो दो चीज होता है बिजनेस के। जब हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो दो चीज इसमें एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला तो एक चीज होता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं। एक तो चीज हमें पता करना होता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। दूसरी, बिजनेस की पोजीशन कैसी है। परफॉर्मेंस का मतलब तो हम फायदे में चल रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, बिजनेस की पोजीशन यानी हमारे पास कुल जमा पूंजी कितनी है, हम दूसरों से कर्जा लेके यानी लोन लेके कितना बैठे हैं, और हमारे पास कुल एसेट यानी संपत्ति कितनी है। ठीक है, तो देखो बिजनेस परफॉर्मेंस में अगर बात करूं तो एक तो होती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, या अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है तो लॉस कितना हो रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस के पोजीशन में हमको जानना हो रहा है कि हमारा खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, हमारी खुद की कैपिटल कितना है। डोंट वरी, प्रॉफिट लॉस कैपिटल ये सब कुछ एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर जहां पे जो वर्ड हमें यूज करना है वो तो हम यूज करेंगे, साथ में धीरे धीरे हम आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और असेट, इस तीनों के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में हम आगे आज ही चर्चा करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिफिनीशन को एक बार और समझो। देखो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटी। किस चीज का प्रोसेस है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? तो वो सारे लेन देन, बहुत सारे लेन देन जो कि बिजनेस में होते हैं, जो जैसे कि मैंने बताया कि पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस से पैसा निकाला, आप कुछ खरीदते हो, बेचते हो, स्टाफ को सैलरी देते हो, रेंट देते हो, बिजली बिल देते हो, तो ये सब सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। अब क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन को जैसी मर्जी वैसे रिकॉर्ड करोगे? ना सर, बिल्कुल भी नहीं। हम उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। और क्या सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, केवल वही ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं।
इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी ला सकते हैं, केवल उसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद सर वहीं पे नहीं रुकेंगे, हमको रिजल्ट का भी एनालिसिस करना है बिजनेस का, तब जाके अकाउंटिंग खत्म होगा। यानी अकाउंटिंग की शुरुआत तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करने से होगी, और खत्म कहां पे होगी, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को के रिजल्ट को हम अच्छे से एनालिसिस कर ले। अब सर एनालिसिस में दो चीज होता है कि हमको बिजनेस के परफॉर्मेंस का पता लगाना है, और दूसरा बिजनेस के पोजीशन का पता लगाना है। परफॉर्मेंस मतलब हम कितना प्रॉफिट में है, हम कितना लॉस में है। पोजीशन का मतलब हमारी खुद की जमा पूंजी कितनी है, हम खुद अपने पॉकेट से कितना बिजनेस में पैसा लगाए हैं। लाइबिलिटीज का मतलब हम दूसरे से कर्जा लेके हम बिजनेस में कितना पैसा लगाए हैं, और सब मिला के हमारे पास कुल एसेट कितनी है। तो इन सब की जानकारी के लिए हमको अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। होप आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में दो चीज होता है। एक तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, जैसी मर्जी वैसी, या सिस्टमैटिक मैनर में। सर सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, और केवल उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बिजनेस के रिजल्ट को एनालिसिस करना हो, एंड एनालिसिस रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस परफॉर्मेंस और बिजनेस पोजीशन का पता लगाना। अब देखो बच्चों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है, या आप ये तो बोल सकते हो कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर समझ में तो आ गया, बट याद तो नहीं रहेगा क्या, याद कर ले क्या? बिल्कुल भी याद मत। मैं इतना बार क्लास में समझाऊंगा, फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको क्लास में ही समझ में आने वाला। तो सर हमको खुद से कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल करना है। आपको बस एक ही चीज करना है कि आपको क्लास में आने से पहले उस चैप्टर को अपने किताब से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी किताब रेफर करने वाला हूं। तो देखो, मैं रेफर करने वाला हूं डॉक्टर एस के सिंह की बुक। आप लोग, बहुत लोग जो बिहार से होंगे वो जानते होंगे, एस के सिंह का बुक ही बिहार में चलता है। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड और झारखंड, यूपी, एमपी सारे स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल। इसीलिए मैं इस बुक को रेफर करता हूं, क्योंकि क्या होता है, इस बुक से पढ़ने से आपको बिहार बोर्ड के बच्चे सारे, उनके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस कवर हो जाएंगे, झारखंड बोर्ड के अगर बच्चे होंगे तो उनके सिलेबस कवर हो जाएंगे, अगर कोई एमपी यूपी के बच्चे होंगे तो उनके सिलेबस कवर, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस खत्म हो जाएंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो बिहार बोर्ड में हो सीबीएसई में ना हो, या सीबीएसई में हो बिहार बोर्ड में ना हो। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि देखो अकाउंटिंग तो ऐसा नहीं कि आप 11 12 करोगे उसके बाद आपको अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, आगे बीकॉम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो और सीबीएसई बोर्ड के हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। बट अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज जो आपके पर्टिकुलर बोर्ड में या बिहार बोर्ड में नहीं है या सीबीएसई बोर्ड में नहीं, वो मैं बता दूंगा क्लास के दौरान कि बाबू ये जो चीज है इसे तुम समझ लो, बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो उसको क्या करना, आप नोट कर लेना, और क्या करना, एग्जाम के टाइम में उसको नहीं पढ़ना, बट क्लास में तो आप पढ़ ही सकते हो। आपको अगर उस चीज का नॉलेज हो गया तो वो अच्छी बात है कि आगे चल के वो काम आए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग सारे सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, चलो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं यूट्यूब पे। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं तो सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो। वहां पे हम लोग सारे स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह आपको देंगे। ठीक है, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा क्लास के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे क्लास 11th के बच्चों को कि अपने क्लास 11th के बैच ज्वाइन कर दे। अब कैसे ज्वाइन करोगे, तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन के नीचे और कमेंट में आपको क्या मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग
एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें टोटल अकाउंटिंग की जो हम लोग अभी मीनिंग की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, जो मनी से के टर्म में हो, और उसका हम क्या करते हैं, उससे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये आप हो, ठीक है, मैं अच्छे से, मैं उतना अच्छा ड्रॉअर नहीं हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बनाने की, ठीक है। आप हो, आपको मन हुआ कि मैं एक बिजनेस करूं, ठीक है। तो आपके पास, अब आपको मन हुआ कि मैं एक कपड़े की फैक्ट्री लगाऊं। आपने देखा कि मेरे एरिया में कपड़े की फैक्ट्री नहीं है, तो अगर मैं एक कपड़े की फैक्ट्री लगाता हूं, ठीक है, तो वहां पे ये इसका अच्छा चलेगा और हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और लोगों की जरूरत भी पूरा होगी, ठीक है। तो कपड़े यानी गारमेंट की इंडस्ट्री लगाना, इसकी लगाना चाहते हैं, गारमेंट की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलो, अब ये आपके कपड़े की फैक्ट्री है, तो इसमें आपने एक अनुमान लगाया कि हमको इस फैक्ट्री को चालू करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम मशीन वगैरह ला पाएंगे और हम अपने कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाए, ठीक है। तो आपने देखा, अपने मम्मी पापा से बात किया, आपके खुद के पास सब लोगों ने, आपके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया और आप वहां से 5 लाख रुपया जुटा पाए, ठीक है। आप क्या है, बिजनेस के ऑनर है, ठीक है। आप क्या है, बिजनेस के ऑनर है, आप खुद का बिजनेस शुरू कर, ठीक है। तो आपको प्रोपराइटर बोला जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा, मालिक बोला जाएगा, प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर यानी आप क्या हो गए, आप अपने बिजनेस के मालिक हो। अब आपके पास 5 लाख रुपया की सेविंग्स थी, जो आपके घर वालों से मिले, खुद की सेविंग थे, सब आपने जुटा के आपने क्या किया, इस गारमेंट की बिजनेस में आपने इस 5 लाख रुपया को लगा दिया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चूंकि आपको 10 लाख रुपया चाहिए, तो 5 लाख तो मिल गए, अब 5 लाख की और जुगाड़ करनी होगी, तो आपने अपने दोस्त के पास गए, ठीक है। आपके दो दोस्त थे, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम। अब आपका नाम रख देता हूं, चलो, आपका नाम हुआ चिंटू, आपका नाम क्या हुआ, चिंटू। अब आप अपने दोस्त के पास गए, राम और श्याम। अब वो बोला कि दोस्त, मैं तो तुमको 2 लाख ही दे पाऊंगा। राम बोला मैं तो तुमको 2 लाख ही दे पाऊंगा। श्याम बोला कि मेरे पास तो पैसे कम है, मैं तुमको 1 लाख रुपया, ठीक है। तो यहां से आपको 3 लाख रुपया आ गए, 2 लाख, 1 लाख, और आपके पास खुद के कितने थे, 5 लाख रुपया थे, तो टोटल 8 लाख तो आ गए। अभी आपको फिर भी 2 लाख का शॉर्टेज हो रहा है, तो आपने क्या किया, आप एक बैंक के पास गए, एसबीआई, आपने नाम सुनी होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहां से आपने क्या किया, आपने 2 लाख जो आपके शॉर्ट हो रहे थे, वहां से आपने 2 लाख की क्या की, लोन ले ली। आपने बताया, अपना प्रोजेक्ट बताया कि सर यहाँ पे देखो, मेरे एरिया में गारमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं कपड़े का मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे पैसा चाहिए। तो एसबीआई के मैनेजर ने सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया और उसको लगा कि हाँ, बंदा सच में जेन्युइन बिजनेस कर रहा है, इसको पैसे की जरूरत है, तो उसने लोन के रूप में आपको पैसा बैंक से दिलवा दिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई। अब देखो, ये जो 5 लाख रुपया आपने लगाया, आपने जो 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, यानी कि प्रोपराइटर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसको हम बोलते हैं खुद की पूंजी, यानी कि कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, खुद की पूंजी, यानी कि कैपिटल। और जो दोस्त लोग दिए, या तो नहीं फ्री का दे दिए,
वो कुछ इंटरेस्ट के रूप में दिए होंगे, बाद में से वो वापस लेंगे। बैंक भी आपको फ्री में नहीं दिया है, बाद में वापस ले लेगा। यानी आप अपने दोस्त से लिए, यानी बाहर वाले से लिए, बैंक से लिए, तो इन सब को क्या बोला जाएगा? इन सब को बोला जाएगा लाइबिलिटीज। यानी लोन को क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व। यानी आप मोटा मोटा अभी शुरुआत में कर्ज समझ सकते हैं कि आप बाहर के लोगों से कर्जा लिया। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि 10 लाख रुपया हमारे पास आए हैं। ये 10 लाख में हमारी खुद की पूंजी है, यानी खुद का अपना पैसा है 5 लाख रुपया। ठीक है, और लाइबिलिटी दूसरों से पैसा लेके जो हम आए वो क्या है? लाइबिलिटीज है। ये भी 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख दोस्त से, 3 लाख दोस्त से, और 2 लाख बैंक से आपने कर्जा लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि जब आप खुद के जमा पूंजी में से बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो पूंजी यानी कैपिटल कहलाती है। और जब आप दूसरों से, बाहर वालों से पैसा लेके बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब 10 लाख रुपया आ गए आपके, 10 लाख रुपया आ गए। अब इस 10 लाख को क्या करोगे? बैंक में रख दोगे? भाई आपको गारमेंट की फैक्ट्री चलानी है तो आपको बहुत सारे असेट के रूप में चीजें खरीदने पड़ेगी। जैसे कि आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए प्लांट एंड मशीन। आपको फैक्ट ऐसे कपड़ा वैसे तो नहीं बनेगा, आपको मशीन सब लाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्लांट और मशीन लगाने पड़ेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आप प्लांट एंड मशीन के लिए 5 लाख रुपया खर्चे किए। ठीक है, 5 लाख रुपया प्लांट एंड मशीन के लिए खर्चे किए। अब प्लांट में रॉ मटेरियल डालोगे तभी तो कपड़ा बन के तैयार होगा। तो आपको रॉ मटेरियल मंगाए, आपने क्या किया? रॉ मटेरियल आपने मंगाया। रॉ मटेरियल आपने 2 लाख का रॉ मटेरियल, ठीक है, जिससे कपड़ा बन के तैयार हो। अभी भी आपके पास 3 लाख रुपया बचे पड़े हैं, तो आपने उसको कैश और बैंक के रूप में रखा। बैंक में रखा और कुछ कैश में रखा 3 लाख रुपया, जिससे कि आप, आपके पास स्टाफ की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, और तब जाके आपका कपड़ा बनकर तैयार हो। ठीक है, तो खर्चे करने के लिए इसको हम लोग अपने अकाउंटिंग की भाषा में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचा के रखना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए हम रखे हैं कि हम अपने बिजनेस को चला सके, हम सारे खर्चे कर सके, जिससे हमारे बिजनेस रन हो। तो इसके लिए आपने कैश और बैंक के रूप में 3 लाख रखा। तो आप देख सकते हो कि आपके 10 लाख के 10 लाख यहां पूरे हो गए। तो आपकी जो, आपको आगे चल के एक चीज सिखाया जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत लोग उसको याद कर लेते हैं कि कैपिटल और प्लस लाइबिलिटीज बराबर एसेट होता है, लेकिन यहां आप चीज को समझो। आप देखो कि आप खुद का पैसा और दूसरों का पैसा लेके कहीं ना कहीं पैसा तो लगाओगे, या तो आप बैंक में रखोगे या किसी एसेट के रूप में रखोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। तो कुल मिला के आपका जो पैसा होता है, जो बाहर के लोगों से मिलता है और खुद का मिलता है, वो मिला के सारे एसेट के रूप में फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जितना कैपिटल और लायबिलिटी जो होता है वो असेट के बराबर होता है। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर हमारी असेट होगी। क्या इसको आपको याद करने का जरूरत पड़ा? नहीं सर, हमको तो समझ में आ गया कि हमने, चिंटू ने क्या किया, 5 लाख खुद का पैसा लगाया और 5 लाख बाहर वालों से लिया, जिसमें कि 3 लाख तो उनके दोस्त ने दिए, राम और श्याम ने, और 2 लाख बैंक ने कर्जे के रूप में दिया। तो 5 लाख पूंजी लगाया, 5 लाख बाहर वालों से लिया, और ये 10 लाख से उसने अपनी संपत्ति खरीदी। क्या खरीदी? प्लांट एंड मशीन। आगे चल के इसको बोलोगे ये फिक्स्ड एसेट्स होता है। रॉ मटेरियल खरीदा, फिर कुछ पैसा बिजनेस को चलाने के लिए भी तो चाहिए। सारा का सारा इसमें तो प्लांट एंड मशीन में तो नहीं लगा सकता है। बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ रखने होंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे, ऑपरेशनल खर्चे, तो उसी को, उसके लिए जो पैसा रखता है उसको सर हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 10 लाख था और 10 लाख की हमने एसेट क्रिएट कर दी। वेरी गुड, यहां तक तो आपको एसेट समझ में आ गई, आपको कैपिटल समझ में आ गई, आपको लायबिलिटी समझ में आ गई। अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ये तो आपका शुरुआत था,
ये आपका स्टार्टिंग स्टेज था। अब आपकी बिजनेस शुरुआत होगी। जब बिजनेस रन करेगी, जब आपकी बिजनेस रन करेगी, तो आप क्या करोगे? ये जो रॉ मटेरियल आप खरीद के लाए हो, यानी कि रॉ मटेरियल आप यहां पे लाओगे, मतलब आप इस रॉ मटेरियल को खर्चा करोगे, रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाना शुरू करोगे, रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाओगे। ठीक है, मान के चलो आपने ये पूरे 2 लाख के रॉ मटेरियल आप फैक्ट्री में लाए। ठीक है, मैं इसको अमाउंट में लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ स्टाफ काम करने आए, तो स्टाफ, अब जो वर्कर है उनको आप सैलरी दोगे। सैलरी आपने 50,000 का सैलरी दिया। ठीक है, अब जहां पे आप कर रहे हो वहां आपने जो फैक्ट्री है वो किराए पे ले रखी है, तो रेंट आपको चुकाने पड़े। मान के चलो आपको 50,000 के रेंट चुकाने पड़े। ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चा है, मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये भी आपके 50,000 के खर्चे हुए। तो कुल मिला के आपने देखो, रॉ मटेरियल आपका 2 लाख का था, सैलरी 50,000, रेंट 50,000, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, 3.5 लाख खर्चे किए। अब देखो क्या होता है कि आपको, अब पता, अब मैं इस एक साल की बात कर रहा हूं कि पूरे साल भर में आपने क्या किया, सेल किया, सेल किया आपने 5 लाख रुपया। कितने का सेल किया? 5 लाख की आपने सेल की। ठीक है, चलो। और अब ये जो रॉ मटेरियल 2 लाख का था आपने जो खरीदा था, कब पूरे साल के में आप सारा का सारा इसको सेल, सारा का सारा उससे कपड़ा नहीं बना पाए, कुछ बच गया। ऐसा तो हो ही सकता है कि जितना आप खरीदे थे सारा का सारा तो कपड़ा नहीं बना लेंगे, कुछ आपका स्टॉक में रह गया। तो जो स्टॉक में रह गया इसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप इसको बोल लो। और ये जो था ये ओपनिंग था, अब बीच में परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका मान के चलो 50,000 का बच गया। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, यहां आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, अब यहां पे आपको समझना होगा कि आपने क्या किया कि 5 लाख का सेल था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था, तो टोटल 5,50,000 आपका हो गया। अब देखो, आपको 3.5 लाख के खर्चे थे और 5.5 लाख सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिला के हुए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आप क्लियरली बता सकते हो कि सर 5.5 लाख तो आपका सेल और क्लोजिंग स्टॉक था, आपने खर्चे किए 3.5 लाख, 3.5 लाख, तो सर प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट। चलो, वेरी गुड। अब यहां आ जाओ, समझ में आ गया प्रॉफिट क्या होता है? ये सारे के सारे आपके क्या थे? खर्चे थे। इस साइड ये सेल्स जो है आपकी इनकम हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक तो ये आपकी असेट है। अब आप देखो आपकी कैपिटल कितना हुई। सर कैपिटल तो मेरी 5 लाख थी, बिल्कुल थी आपकी 5 लाख कैपिटल, तो प्रॉफिट जो कमाए वो भी तो आप ही का हुआ। 5 लाख की पूंजी थी और आपने प्रॉफिट जो कमाया वो तो आपके कैपिटल को बढ़ा देगा ना जी। तो 2 लाख, हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। अब कैपिटल हो गया 7 लाख। वेरी गुड, चलो अच्छा, आपको समझ में आ गया। लाइबिलिटीज देखो, लाइबिलिटीज में मैं अभी इंटरेस्ट के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं बस समझ रहा हूं कि जितना लाइबिलिटीज था, अभी आपने लाइबिलिटीज जैसा था वैसा ही रखा, आपने चुकाया नहीं। आपने ना अपने दोस्त को अभी तक पेमेंट किया है, ना ही आपने लोन का पेमेंट किया है। तो आपके पास जो 5 लाख की लाइबिलिटीज पड़ी थी वो अभी ज्यों की त्यों है, 5 लाख की लाइबिलिटीज पड़ी हुई है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अब सर एसेट भी तो हमारा उतना ही होना चाहिए। अगर 12 लाख का हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज है तो एसेट भी तो हमारी 12 लाख का होगा। बिल्कुल होगा सर, आपको मैं दिखा देता हूं, अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि 12 लाख होगा। कैसे होगा? अब देखो, प्लांट एंड मशीन तो 5 लाख का प्लांट एंड मशीन था, वो अभी भी प्लांट मशीन 5 लाख का ही रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल था वो आपका स्टॉक के रूप में था। अब देखो, ये 2 लाख में ये तो इधर आ गया, बचा कितना रॉ मटेरियल? 50,000 का अभी बचा हुआ है। तो हमारा जो 50,000 का बचा हुआ है ये 5 लाख है, और ये 0.5 यानी 0.5 लाख, यानी 50,000 का जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो भी हमारा असेट के रूप में रहेगा। उसके बाद सर कैश एंड बैंक। अब देखो, कैश एंड बैंक को थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा कि कैश एंड बैंक कितना बचेगा।
अब देखो कैश आपके पास पहले से 3 लाख था। जब कैश बोलूं तो समझ लेना कैश भी बोल रहे हैं सर, बैंक भी बोल रहे हैं। कैश आपके पास 3 लाख था, 3 लाख में आप, और उसके बाद सेल किया आपने 5 लाख, तो बढ़ गया। जब आप सेल करोगे तो आपकी कमाई बढ़ेगी, तो आपके कैश और बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, तो आपके हो गए 8 लाख। इसमें से आपने खर्चे कितना किए थे? 3.5 लाख के आपने खर्चे कर दिए थे। कितने के खर्चे किए? 3 पॉइंट, सॉरी, आप यहां पे देखो, खर्च रॉ मटेरियल तो यहां से यहां आया, खर्चे तो आपके एक्चुअल में जो, ये तो ऑलरेडी जब 10 लाख था, 10 लाख में से 2 लाख का खरीदा गया होगा, तो अभी आपके खर्चे कितने हुए होंगे? 50 50 50 यानी 1.5 लाख। आपके खर्चे कितने हुए? 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो कितना हो गया? 8 में से 1.5 घटाओगे तो कितना होगा? 6.5 लाख। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, कैश एट बैंक कितना हो गया? 6.5 लाख। तो 5 लाख प्लांट रॉ मटेरियल 50,000 का, तो यानी कि 5,50,000, और कैश एंड बैंक का बैलेंस 6.5 लाख, यानी टोटल आपका क्या हो गया? असेट कितना हो गया? 12 लाख। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया कि हमारे असेट क्या होते हैं, ठीक है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। मानता हूं कि मैं आज के क्लास में कुछ ज्यादा ही बता दिया आपको, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को कुछ पॉइंट ऐसा हो कि समझ में नहीं आए होंगे, ऐसा हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूं कि 100% समझ में आए होंगे, ठीक है, बट मैंने ओवरव्यू समझाने की कोशिश की, ठीक है, कि इस तरह से बिजनेस रन होता है कि चिंटू ने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, दोस्तों से लेके लिया, ठीक है, उससे प्लांट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद कैश एंड बैंक रखा जिससे कि बिजनेस को चला सके। फिर उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में खर्चे किए, जैसे सैलरी दिया, रेंट दिया, बिजली बिल दिया, ठीक है, उसके बाद सेल किए, और अंत में इतना स्टॉक बच गया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। और आपको मैंने ये दिखाया कि जब कैपिटल और लायबिलिटीज मिलाते हैं तो किस तरह से हमारे एसेट के बराबर हो जाता है। तो आपको बहुत कुछ ऊपर ऊपर से समझ में आ गई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करके बताओगे कि मेरा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा या कुछ आपको लगा कि सर यहाँ पे ये दिक्कत रह गई या ये चीज समझ में नहीं आई, तब भी आप मुझे फीडबैक में जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखो मेरा अभी मैं आपको कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपका इमोशंस नहीं पता चल रहा है, कि आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर भी मैं बोल सकता हूं कि मोर देन 100% मैं आपको एफर्ट देता हूं आपको समझाने की, ठीक है। और मेरा एक ही इंटेंशन है कि मेरे बच्चे खुश रहे, उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर बताना मुझे कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।